हाँ जी डियर व्यूवर, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर। मैं नरेंद्र कुमार, फैकल्टी ऑफ विजडम एकेडमी अरनो से। आज का जो वीडियो है हमारा वो क्लास +2 के लिए है। आपकी जो सेकंड टर्म के एग्ज़ाम अभी चल रहे हैं, तो पॉलिटिकल साइंस के जो व्यूवर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए एक टॉपिक है यूरोपियन यूनियन, जो कि आपको फर्स्ट बुक के अंदर है, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर। तो उस चैप्टर में से हमने ये टॉपिक उठाया है जिसका नाम है यूरोपियन यूनियन। तो यूरोपियन यूनियन क्या है, वो कैसे बना है, सबसे पहले हम उसकी हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं कि बैकग्राउंड उसका क्या है। बैकग्राउंड के अंदर आपको ये पता है कि दुनिया के अंदर अभी तक 2 बड़ी वॉर हुई हैं, जिसको हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर बोलते हैं। जो आपकी सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई है वो 1939 से लेकर 1945 तक ही आपकी सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम पीरियड है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आपको पता है कि जो आपका ग्रुप बना हुआ था एक्सिस पावर, और एक ग्रुप था आपका अलायंस पावर। इन दोनों ग्रुप के बीच में ही आपकी जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई है। इस ग्रुप की बात करें तो इसमें मेनली कंट्री आपकी एक है जर्मनी, एक है आपकी कंट्री इटली और एक है जापान। ये 3 बड़े देश थे जो इस ग्रुप के अंदर फाइट कर रहे थे। किसके अगेंस्ट कर रहे थे? वो आपके थे अलायंस पावर। अलायंस पावर में आपके पास यूएसएसआर, यूएसए है, एक फ्रांस है और एक आपका है इसके अंदर इंग्लैंड। तो ये कंट्री ग्रुप के अंदर फाइट कर रही थी। अब देखा जाए तो इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे ज़्यादा जो लॉस हुआ था वो आपका फ्रांस और इंग्लैंड का इस वॉर के अंदर हुआ, और एक जर्मनी का लॉस काफ़ी बड़े लेवल पर हुआ था। तो इन कंट्रियों के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि जैसे ही आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ तो इन 2 देशों के अंदर जो इकोनॉमिक क्राइसिस की कंडीशन पैदा होगी। आर्थिक हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुके थे। अब इन देशों के पास कोई ऑप्शन नहीं था कि ये कैसे अपनी कंट्रीज़ को दोबारा से फिर रिवाइवल करें, दोबारा फिर वो पुराने पैटर्न पर आएँ। तो इसके लिए इनकी मदद करी सबसे ज़्यादा अमेरिका ने ये फ़ैसला किया कि जो देश सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लगभग जो र्यूंड हो चुके हैं, उजड़ चुके हैं, उन देशों को दोबारा से फिर से एक बार ट्रैक के ऊपर लेके आया जाए। आपको पता है कि जर्मनी के तो 2 पार्ट कर दिए थे, एक आपका वेस्ट जर्मनी था और एक आपका ईस्ट जर्मनी था। वेस्ट जर्मनी के ऊपर जो कब्जा है वो अमेरिका का था, और जो ईस्ट जर्मनी है उसके ऊपर यूएसएसआर का था। तो अमेरिका ने ये फ़ैसला किया कि जो ये कंट्री सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर जो डिफ़ीट तो नहीं हुई, इनमें से ये वाली कंट्री तो जीत गई थी, लेकिन इनका नुकसान बहुत बड़े लेवल पर हुआ था। तो इन कंट्री को दोबारा से फिर रिवाइवल ट्रैक पर लेने के लिए इन्होंने एक प्लान बनाया जिसको हम बोलते हैं मार्शल प्लान। मार्शल प्लान में ये डिसाइड किया गया कि अमेरिका इन कंट्री को फाइनेंशियल जो एड है, जो हेल्प है, पैसे के साथ या टेक्नोलॉजी के साथ या रिसोर्सेज के साथ इन कंट्रीज़ को हेल्प करेगा। और इस प्लान को हम बोलते हैं हिस्ट्री के अंदर मार्शल प्लान। तो मार्शल प्लान के तहत सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो भी कंट्रीज़ अपना नुकसान उनका हुआ था, उस नुकसान से उन कंट्रीज़ को दोबारा फिर ट्रैक पर लाने के लिए अमेरिका ने मार्शल प्लान तैयार किया, जिसमें उन्होंने काफ़ी मात्रा में जो पैसा है वो इन कंट्रीज़ को अपने डेवलपमेंट करने के लिए दिया, जिसको हम बोलते हैं मार्शल प्लान। तो इसके बाद 1949, आप टाइमलाइन को नोट करते जाइए क्योंकि आपके लिए टाइमलाइन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसके बाद 1948 का टाइम पीरियड है। 1948 में इन्होंने एक ग्रुप बनाया OEEC। कुछ बुक्स के अंदर इसको EEC भी लिखा हुआ है और कुछ बुक्स के अंदर इसको OEEC भी लिखा हुआ है। तो इसका आप मीनिंग फुल फॉर्म पहले लिख लीजिए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। ये इसका फुल फॉर्म है, यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, ये इसका फुल फॉर्म रहेगा। ये ग्रुप बना है 1948 के अंदर। अब इस ग्रुप का मेनली टारगेट क्या था कि यूरोप की जो कंट्री हैं उनको खास करके जो यूरोप की वेस्टर्न कंट्री हैं, जिसको हम वेस्ट यूरोप बोलेंगे, इन वेस्ट यूरोप की कंट्री को अमेरिका की तरफ से जो फाइनेंशियल एड प्रोवाइड की गई थी, और उस एड के तहत ही इन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया और उस ग्रुप का नाम रखा गया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। ये जो ग्रुप बना था वो आपका मार्शल प्लान के अंडर ही बना है। तो इसको याद रखेंगे आप
कि मार्शल प्लान के अंडर जो यूरोप की वेस्टर्न कंट्री थी उनको दोबारा से ट्रैक पर लाने के लिए ये ग्रुप बना है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। इसको आप EEC या इसको आप OEEC भी लिख सकते हैं, क्योंकि धीरे धीरे अमेरिका चाहता था कि वो यूरोपियन की कंट्री को अपने अंडर लेके आए, उसके ऊपर अपना जो हेजेमनी है वो क्रिएट करे, वर्चस्व है जो वो क्रिएट करे। तो इसके बाद 1949 के अंदर यूरोपियन यूनियन के अंदर ही जो यूरोप की कंट्रीज़ हैं उनके अंदर ही उन्होंने अपना जो नाटो है, जिसके अंदर 12 कंट्री की जो आर्मी है उसको एस्टेब्लिश किया। तो आर्मी जो इनकी नाटो का ग्रुप बना हुआ है, जिसमें अभी प्रेजेंटली 30 कंट्री हैं जो काफ़ी चर्चा में न्यूज़ के अंदर भी, तो वहाँ पर उन्होंने यूरोप के अंदर नाटो है जो उसको एस्टेब्लिश किया। 12 देशों की मिलिट्री का साथ लेकर जो अमेरिका है उन्होंने वहाँ पर नाटो है जो वो स्थापित की। तो टाइमलाइन आप इम्पॉर्टेंट आपके लिए आप नोट करते जाएं। तो इसके बाद 1949 में इसी काउंसिल को नाम दिया गया द काउंसिल ऑफ यूरोप। इसी काउंसिल का नाम चेंज कर दिया। पहले यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरपोरेशन था, तो इसी को बीच में से कहा जाने लगा द काउंसिल ऑफ यूरोप। अब काउंसिल ऑफ यूरोप का मेनली टारगेट ये था कि ये एक दूसरे के साथ इकोनॉमिक के साथ साथ पॉलिटिकल कॉरपोरेशन भी करेंगे, मतलब राजनीतिक तौर पर भी एक दूसरे का सहयोग है जो वो करेंगे। इसके बाद एक आपको एग्रीमेंट आएगा बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है आपका 1951 का एग्रीमेंट, जिसको हम बोलते हैं ट्रीटी ऑफ पेरिस। ट्रीटी ऑफ पेरिस मतलब पेरिस की संधि। पेरिस के अंदर एक टीम बनी 6 देशों की और उस टीम को बोला जाता है ECSC। तो इसका पूरा नाम है यूरोपियन कोल एंड स्टील कॉरपोरेशन। तो ये इसका पूरा नाम है यूरोपियन स्टील एंड कोल एंड स्टील कॉरपोरेशन। तो ये ग्रुप बनाया गया 6 कंट्री के द्वारा, जिसमें इन्होंने इस बात पे जोर दिया गया कि यूरोप के अंदर जो कोला और स्टील से चलने वाली जो इंडस्ट्री हैं उनके फील्ड में ये 6 की 6 कंट्री एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगी। अब ये 6 कंट्री कौन सी हैं आप उनको राइट डाउन कर लीजिए। तो सबसे पहले इसके अंदर आएगी आपको नीदरलैंड, उसके बाद आएगी लग्जमबर्ग के बाद आता है इसके अंदर आपका वेस्ट जर्मनी के बाद जो नेक्स्ट कंट्री है वो आपकी है फ्रांस के बाद आती है आपकी बेल्जियम, और बेल्जियम के बाद एक कंट्री है आपकी इटली। तो ये 6 कंट्री का जो ग्रुप बना था, जिनका मेनली टारगेट था कि यूरोप के अंदर कोला और जो स्टील का प्रोडक्शन है उसके मामले में एक दूसरे को ज़्यादा बेटर कोऑपरेट किया जाए, और इसी को हम बोलते हैं ट्रीटी ऑफ पेरिस की संधि। पेरिस के अंदर इन 6 कंट्रीज़ का एग्रीमेंट हुआ कोले को लेकर और अपना स्टील को लेकर, ताकि ये देश आपस में एक दूसरे को इन दोनों इंडस्ट्रीज़ के फील्ड में कोऑपरेट कर सकें। तो आप साथ साथ इस टाइमलाइन को अपनी नोटबुक के ऊपर लिखते रहें, ताकि आपको बाद में वो टाइमलाइन के अकॉर्डिंग है जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो सके, ये कैसे डेवलपमेंट हुआ है, कहाँ से कहाँ तक यूरोपियन यूनियन है जो हमारे तक पहुँचा है। तो 1951 के अंदर जैसे ही वो ट्रीटी हुई, ट्रीटी ऑफ पेरिस, तो इसके बाद एक संधि फिर से हुई 1957 के अंदर इन्हीं यूरोपियन कंट्रीज़ की, जो 6 कंट्री मैंने लास्ट में आपको लिख के दी हैं। तो इसके बाद आपकी एक नई ट्रीटी हुई जिसको हम बोलते हैं ट्रीटी ऑफ रोम की संधि। अब रोम की संधि के अंदर इसका नाम है जो वो चेंज कर दिया गया और इसका नया नाम रखा गया यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। तो पहले ये कॉपरेशन था, अब इसका नाम चेंज कर दिया कम्युनिटी। अब इसका नाम कम्युनिटी इसलिए रखा गया ताकि जो सोसाइटी के अंदर जो भी यूरोप की ये 6 कंट्री के अंदर जो पीपल रहते हैं वो एक दूसरे के साथ कस्टम यूनियंस हैं जो वो उसको अडॉप्ट कर सकें। कस्टम यूनियन का मतलब होता है कि उनके जो आपस में कल्चर है, जो रीति रिवाज हैं, जो उनका पहरावा है, या उनके अंदर जो क्रिश्चियन धर्म को लेकर जो विचार हैं वो सभी के एक जैसे हो सकें, इसको बोलते हैं हम कस्टम यूनियन। और दूसरा एग्रीमेंट इस ट्रीटी के अंदर हुआ कि एक जो एटॉमिक एनर्जी होती है जो आपकी, जिसमें आपके न्यूक्लियर बम्ब्स वगैरह तैयार करते हैं, तो इन्होंने एक कम्युनिटी बनाई जिसको हम बोलते हैं यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी। तो इसी को शॉर्ट में कई बार हम लिखते हैं यूरोटॉम, EURATOM, यानी कि यूरोप
एटम, यानी कि एटम एनर्जी के फील्ड में ये 6 कंट्री एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगी। तो इस ट्रीटी को हम बोलते हैं ट्रीटी ऑफ रोम। तो ये 1957 में हुआ। इसके बाद धीरे धीरे ये कंट्रीज़ और इसके अंदर ऐड होती गई और 1973 के अंदर 3 बड़ी कंट्री, एक का नाम है आपका डेनमार्क, दूसरा है आयरलैंड और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसके अंदर जो नई कंट्री ऐड हुई दैट इज़ दी इंग्लैंड। वेरी इंपॉर्टेंट, इंग्लैंड ने इसको ज्वाइन किया 1973 के अंदर। तो उसके बाद ऐसे ही 1981 के अंदर इसको ग्रीक ने ज्वाइन कर लिया, एक नया कंट्री इसके अंदर ऐड हो गया। फिर उसके बाद ऐसे ही चलते चलते 1986 के अंदर इसके अंदर आपका पुर्तगाल और जो स्पेन है इसके मेंबर्स बन गए और ये ग्रुप एकदम से यूरोप के अंदर एकदम हॉट्स में आ गया। तो ये आपको टाइमलाइन साथ साथ नोट कर लेनी चाहिए। फिर थोड़ा और डेवलपमेंट हुआ। अब इस डेवलपमेंट के अंदर इन्होंने 1985 के अंदर सबसे बड़ा काम किया, वो आपका है शेंजन एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट के तहत यूरोप की ये जितनी भी ये कंट्री हैं ये एक दूसरे के अंदर कंट्री के अंदर विदाउट एनी वीज़ा ट्रैवल कर सकते हैं। इनको किसी प्रकार के भी वीज़ा की ज़रूरत नहीं होगी। वन कंट्री से मान लो कि किसी कंट्री ने यूरोप के अंदर फ्रांस से इंग्लैंड जाना है या इंग्लैंड से फिनलैंड जाना है तो उनके लिए किसी प्रकार के वीज़ा की ज़रूरत नहीं होगी। तो इसको बोलते हैं शेंजन एग्रीमेंट। तो ये एक बड़ा स्टेप था यूरोपियन कंट्री के अंदर ताकि उनका जो कल्चर है वो एक तरीके से डेवलपमेंट हो सके। और उसी के बाद 1986 में यूरोपियन फ्लैग तैयार किया गया ताकि उनकी यूनिटी का एक साइन हो सके। और यूरोपियन फ्लैग है जो कुछ इस तरीके से आता कि एक सर्कल बना के उसके अंदर ऐसे 15 टोटल स्टार्स हैं जो वो बनाए गए, 15 स्टार बनाए गए। तो आप इसके अंदर ऐसे 15 स्टार्स देखोगे तो वो लगभग 15 स्टार्स है जो इसके अंदर बने हुए हैं और इसकी बैकग्राउंड है उसी ब्लू कलर की है। तो इसको हम बोलते हैं यूरोपियन फ्लैग, जो कि 1986 के अंदर तैयार किया गया। तो यहाँ तक कि आपको जो ये टाइम लाइन है वो याद करनी होगी। और इसके बाद आपको बताता हूँ मैं सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रीटी जिसको हम बोलते हैं मास्ट्रिक्ट ट्रीटी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट पेपर ऑफ से 1992 में वर्ल्ड की पॉलिटिक्स के अंदर एक बहुत बड़ा चेंजेस आया। आपको जैसे पता है कि 1991 के अंदर यूएसएसआर है जो वो कोलैप्स हो गया था और दुनिया के अंदर 1991 के अंदर जो आपका यूएसए है वो एक प्रॉपर सुपर पावर बन चुका था। जो पावर ऑफ सेंटर है वो टोटली अमेरिका था। तो अब अमेरिका है जो इसको चैलेंज करने के लिए यूरोप की जो कंट्रीज़ हैं जितनी भी कंट्री उस समय इंक्लूड थी तो उन्होंने एक एग्रीमेंट किया कि अगर अमेरिका जैसी सुपर पावर को हमने चैलेंज करना है तो उसके लिए हमें कुछ अलग करना होगा। तो इन्होंने 1992 के अंदर एक एग्रीमेंट किया जिसको हम बोलते हैं ट्रीटी ऑफ मास्ट्रिक्ट। अब इस ट्रीटी के अंडर कौन सी प्रोविज़न्स की गई, तो सबसे पहली प्रोविज़न तो इसके अंदर की गई कि जो यूरोप की कंट्री हैं इनकी जो डिफेंस पॉलिसी होगी वो सबकी सेम होगी। आत्मरक्षा के मामले में सभी देशों की जो पॉलिसी है वो सेम रहेगी। दूसरा इन्होंने बोला कि जितनी भी ये यूरोपियन कंट्री है इनकी कॉमन फॉरेन पॉलिसी होगी। फॉरेन पॉलिसी का मतलब विदेश नीति, कि एक देश की जो विदेश नीति होगी वो पूरे यूरोप की कंट्रीज़ की सेम ही होगी। और दूसरा इन्होंने बोला कि जब भी किसी देश के अंदर जस्टिस की बात होगी, न्याय की बात होगी, तो उसके ऊपर ये सारे देश एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे, इनसे एग्री करेंगे। और सबसे बड़ी बात सिंगल करेंसी। और इन्होंने बोला कि यूरोप के देशों के अंदर सभी के अंदर एक ही करेंसी चलेगी और वो करेंसी उन्होंने रखी यूरो। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए, इसको आप नोट कर लिए। और इस ट्रीटी को अप्लाई किया गया, ये फोर्स में आई है 1 नवंबर 1993 के अंदर। ट्रीटी 92 में हुई है लेकिन इसको इम्प्लीमेंट किया गया, इसके जो मतभेद थे, किसी प्रकार का कन्फ्लिक्ट था, उनको दूर किया गया और आखिरकार 1 नवंबर 1993 को ये ट्रीटी है जो वो इम्प्लीमेंट कर दी गई। इसको हम बोलते हैं ट्रीटी ऑफ मास्ट्रिक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मास्ट्रिक्ट ट्रीटी के बाद 1995 के अंदर इनको 2 कंट्री ने और ज्वाइन किया, एक है आपका ऑस्ट्रिया और एक आपका कंट्री है फिनलैंड। तो ये 2 कंट्री हैं जो इसके अंदर यूरोपियन यूनियन के अंदर इंक्लूड हुई, ऑस्ट्रिया एंड फिनलैंड 1995
2005 के अंदर। और 2002 आते आते लगभग 12 कंट्री, जिन्होंने पहले 12 जो स्टेट्स कंट्री थी उन्होंने यूरोप को अडॉप्ट किया था, अब ये कंट्री 12 से बढ़कर 19 कंट्री स्टेट्स हैं जो इन्होंने यूरो को अडॉप्ट कर लिया एज ए नेशनल करेंसी। उनकी जो पहले नेशनल करेंसीज चल रही थी उनको रिप्लेस कर दिया और उसकी जगह पे यूरो ने उनको अडॉप्ट कर लिया। और उसके बाद 2004 के अंदर एक बड़ा चेंज आया जब इस ग्रुप को हंगरी ने ज्वाइन किया और उसी समय लैटविया ने ज्वाइन किया। लैटविया के साथ एक कंट्री माल्टा है, उसने ज्वाइन किया। इसी के साथ पोलैंड है और पोलैंड के साथ स्लोवाकिया। और उसके बाद एक कंट्री है आपकी एस्टोनिया, एक है आपकी कज़ाक रिपब्लिक। तो लगभग ये एकदम से 2004 के अंदर लगभग 7-8 कंट्री इसके अंदर इंक्लूड होगी। तो ये 2000 का टाइम पीरियड है जो इसका एक पीक पीरियड माना जाता है, जिसमें एकदम से इतने कंट्रीज़ ने इसको ज्वाइन किया। और फिर 2009 के अंदर एक ट्रीटी फिर से हुई जिसको हम बोलते हैं ट्रीटी ऑफ लिब्सन। 2009 के अंदर हुई, जिसके अंदर उनका एक तो बुल्गारिया और दूसरी आपकी कंट्री है रोमानिया, इन 2 कंट्रीज़ ने इसको ज्वाइन कर दिया। अब यहाँ पे आप बात ध्यान रखें कि जो ये हंगरिया है, हंगरी, पोलैंड, बुल्गारिया और रोमानिया ये पहले यूएसएसआर के ग्रुप के मेंबर थे, लेकिन बाद में इन्होंने ही यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन कर लिया, जिससे यूरोप की कंट्री के अंदर जो रशिया है उसको एक बहुत बड़ा झटका लगा कि मेरे ग्रुप में से ये कंट्री हैं जो वो कैपिटलिस्ट की ओर बढ़ रही हैं, तो जिसके कारण ये तनाव की स्थिति है जो पैदा हुई। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद ईयर आ गया आपका 2012। 2012 का ईयर इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसी 2012 के ईयर के अंदर जो यूरोपियन यूनियन है उसको नोबेल प्राइज़ मिला है, नोबेल प्राइज़। और ये नोबेल प्राइज़ मिला है दुनिया के अंदर शांति बहाल करने के लिए। ये 2012 के अंदर मिला यूरोपियन यूनियन को। अभी तक स्थितियां बिल्कुल ठीक चल रही थी, इसमें से किसी प्रकार की कोई गड़बड़ नहीं थी, सभी देशों का एक अच्छा डेवलपमेंट हो रहा था। लेकिन जैसे ही 2010 का डिकेड आया, 2010 के डिकेड का मतलब 2010 से लेके 2020 तक का जो समय था, ये यूरोपियन यूनियन के लिए एक क्राइसिस पीरियड था। और इसी क्राइसिस पीरियड के कारण जो ब्रिटेन है वो इसमें से एग्ज़िट कर गया। जो हमारे पास एग्ज़ाम के अंदर टर्म भी पूछी जाती है कि व्हाट इज़ ए ब्रेक्सिट, तो आपके लिए ये टर्म बड़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। पहले उसके कारण जानते हैं कि वो क्यों एग्ज़िट किया। तो सबसे पहले था कि जो डेबिट था, कर्जा था, वो लगातार इंक्रीज़ हो रहा था, जहाँ पर उन्होंने यूरो जो करेंसी है, जो यूरो जोन है, जहाँ जहाँ पर यूरो मुद्रा थी उन देशों के ऊपर कर्जा था वो लगातार बढ़ता गया। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जिससे इंग्लैंड नाराज़ था कि बड़े लेवल पर माइग्रेशन हो रहा था एशिया से और अफ्रीका से। जो एशिया महाद्वीप है और जो आपका अफ्रीका महाद्वीप है, जिसको हम इंग्लिश के अंदर कॉन्टिनेंट बोलते हैं, वहाँ से बहुत सारे लोग माइग्रेट कर करके लगातार यूरोप आ रहे थे। तो जिससे जो इंग्लैंड था वो कहने लग गया कि हमारी कंट्रीज़ के अंदर जो ये नेग्रो पीपल्स हैं वो लगातार इंक्रीज़ हो रहे हैं, जबकि हमारी कंट्री है जो एक कल्चर के बेस पर क्रिश्चियन कंट्री है, तो हाउ दे कैन कम टू आवर कंट्री। सो इस बात से जो इंग्लैंड है वो काफ़ी नाराज़ था। और जो सबसे बड़ा कन्फ्लिक्ट था वो था आपका कॉन्स्टिट्यूशन। अब इंग्लैंड इस बात पे राज़ी नहीं था कि ये 28 कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन सेम होना चाहिए, तो जिसके कारण 2016 के अंदर रेफरेंडम करवाया गया। रेफरेंडम का मतलब होता है कि जब किसी कंट्री के आम जनता से जो सरकार है वो राय लेती है कि आप इस ग्रुप में रहना चाहते हो या नहीं रहना चाहते हो। तो लगभग 51.9% के आसपास इन की जो जनता थी यूरोप की अंदर इंग्लैंड कंट्री की, तो इन्होंने बोला कि इस ग्रुप को लीव कर देना चाहिए। और लगभग 48.1% ने इसको बोला कि आप इसको लीव मत कीजिए, आप इस यूरोपियन यूनियन के अंदर रहिए। तो जनता की राय है जो लीव करने के फेवर में थी, इसीलिए ऑफिशियल डेट 29 मार्च 2017 को यूरोपियन यूनियन के अंदर इंग्लैंड ने ये ऐलान कर दिया कि वो इस यूरोपियन यूनियन के ग्रुप से बाहर आ रहा है। और इसी टर्म को हम बोलते हैं ब्रेक्सिट। BR का मतलब ब्रिटेन, एग्जिट का मतलब बाहर आना। तो इसमें से आपका जो ब्रिटेन है वो
एग्ज़िट कर गया। तो ये है स्टोरी, ये है कॉजेज़ जिसके कारण जो आपका ब्रिटेन है वो इस ग्रुप से बाहर आ गया। अब बात करते हैं कि जो यूरोपियन यूनियन है उसकी इम्पॉर्टेंस क्या है दुनिया के लिए, वो एक चैलेंज क्यों है, वेरी इंपॉर्टेंट, वो भी आपके एग्ज़ाम के लिए। सबसे बड़ी बात तो इनके पास जो यूरो करेंसी है वो आजकल डॉलर के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज प्रूफ हुई है। डॉलर के लिए वो चैलेंज है, इसीलिए ये ग्रुप है जो वो इस समय काफ़ी इमरजेंस है। दूसरा देखा जाए तो 2005 के अंदर ये वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट जीडीपी एरिया था, जहां पर दुनिया की सबसे ज़्यादा जीडीपी क्रिएट की गई। तो 2005 के अंदर ये वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट जीडीपी वाला कंट्री था। अब 2016 के अंदर अभी इसका ऑफिशियल डाटा जो जारी किया गया तो उसमें ये वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट जीडीपी थी, इनकी सेकंड जीडीपी लार्जेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड। अमेरिका के बाद ये दूसरे नंबर पर जीडीपी के मामले में था। अब इसके अलावा देखा जाए तो जो यूरोपियन कंट्री है इनकी जो मिलिट्री है वो वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट मिलिट्री है, जो अपना बजट का जो पैसा है वो मिलिट्री के ऊपर खर्च करती है। मिलिट्री के हिसाब से जितना इनका बजट होता है उसका सबसे ज़्यादा खर्चा सेकंड नंबर पर वर्ल्ड में यूरोपियन यूनियन ही करता है। और इसमें से आपको पता है कि 2 देशों के पास वीटो भी है, एक आपका इंग्लैंड है और एक आपका फ्रांस है। हालांकि अभी इंग्लैंड इसमें से एग्ज़िट कर गया, लेकिन इसके बाद फ्रांस के पास अभी भी वीटो पावर है, तो जिसके कारण ये ग्रुप है जो इस समय काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है और अमेरिका के लिए एक ये बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है। तो ये कुछ कारण है जिसके कारण यूरोपियन यूनियन है जो वो चर्चा में है और यही इसकी इम्पॉर्टेंट है और इसीलिए ये अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो ये था आज का आपका यूरोपियन यूनियन का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ कि सभी व्यूवर्स को ये टॉपिक है जो वो क्लियर होगा। आप इसकी टाइमलाइन ज़रूर बना लीजिए, नोट्स बनाएं साथ साथ, ताकि आपको कंसेप्ट पढ़ने में मुश्किल ना हो। और ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस समय आपको पता है कि यूक्रेन और रशिया के अंदर जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है उसको लेकर जो नाटो आर्मी है, जो यूरोपियन यूनियन है, उनके बीच में अभी कन्फ्लिक्ट्स हैं। तो ये लेटेस्ट टॉपिक होने के कारण आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो यहाँ पर मैं अपनी वीडियो जो समाप्त कर रहा हूँ और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी एक अच्छी जो नॉलेज है वो अचीव कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।